पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग सॉल्व किए थे। उसमें थोड़ा क्वेश्चन नंबर 13 में एक जगह सुधार कर लीजिएगा। वहाँ पर जो हम लोग पोटेंशियल निकाले हैं V इक्वल टू फार्मूला लिखे हैं 8 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब B√3/2। तो 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू बटा B√3। यहाँ पर होगा 2, हम लिख दिए हैं 4, इसको ध्यान लीजिएगा। तो केवल आंसर में यहाँ 8 लिखा गया है, 2 क्या हो जाएगा 4 q/√3 पाई एप्सिलॉन नॉट B। यहीं पर 4 हो गया था, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया था 8। इसको लिख लीजिएगा ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज ए चार्ज कैपिटल Q। क्वेश्चन नंबर ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ द सेल। तो ये आसान है क्वेश्चन। ए में ये एक स्फेरिकल सेल है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। इस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर। इसके सेंटर पर स्मॉल q चार्ज रखा गया। तो जैसे सेंटर पर स्मॉल q चार्ज रखिएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण इस सेल के इनर सरफेस पर -q चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और आउटर सरफेस पर +q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इनर सरफेस पर चार्ज -q और आउटर पर कैपिटल Q प्लस स्मॉल q हो गया। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस सिग्मा इक्वल टू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A फार्मूला होता है। तो इनर सरफेस पर चार्ज -q और इनर सरफेस का एरिया 4 पाई R1²। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस सिग्मा इक्वल टू, तो आउटर सरफेस पर चार्ज Q प्लस स्मॉल q हो गया, सरफेस एरिया 4 पाई R2²। तो इस प्रकार से सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका निकल गया। अब देखो इसी का पार्ट बी है, कहता है कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी विथ नो चार्ज 0 इवन इफ द सेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज ए टीनी इरेगुलर शेप। एक्सप्लेन। तो हम लोग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम में क्या पढ़े कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में चार्ज नहीं है, वहाँ तो ये कंडीशन नहीं है कि वो स्फेरिकल हो या क्यूबिकल हो या क्यूबॉइडिकल हो, किसी भी तरह का अगर हॉलो सरफेस है वो इरेगुलर शेप का भी, अगर उसके इनसाइड में चार्ज नहीं है तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज ए डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस टू अनदर गिवन बाय E2 - E1 यूनिट वेक्टर इन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अगर मान लो ये कोई प्लेट है, ये चार्ज है, ये इसका थिकनेस है, तो जो भी अगर चार्ज है मान लो पॉजिटिव है या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो एक तो बात स्पष्ट है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होगा। कहिए क्यों नॉर्मल होगा? अगर हम लोग नॉर्मल नहीं मानकर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल से थीटा एंगल पर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो E का 2 कंपोनेंट, इधर E cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा E sin थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पर फोर्स लगेगा,
तो अगर इसके कारण फोर्स लगेगा तो चार्ज यहाँ स्टैटिक नहीं होकर के सरफेस पर क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। जबकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि चार्ज जो कंडक्टर पर है वो कैसा है, स्टैटिक है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट जीरो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस के क्या है, नॉर्मल है। और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसके सरफेस के वेरी क्लोज इक्वल टू, हम लोग प्रूव कर चुके हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर दूसरे सरफेस पर है, लेकिन किसी भी चार्ज कंडक्टर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। हम लोग थ्योरी में प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब कि दोनों सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ है, लेकिन इसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो। लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट कंटिन्यूअस है, चूंकि जीरो है मतलब यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। तो सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंटिन्यूअस है। सरफेस के नॉर्मल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिसकंटिन्यूअस है। अब क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ इनर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज सराउंडेड बाई ए hollow coaxial conducting cylinder. What is the electric field in the space between two cylinders? तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये एक लॉन्ग सिलेंडर है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ये एक हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर से सराउंडेड है और कोएक्सियल है। अब कहता है कि इस दोनों सिलेंडर के बीच जो यह स्पेस है, इसके बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालिए। तो मान लो हम यहां एक पॉइंट P ले लिए जो इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। अब इस सिलेंडर के एक्सिस को एक्सिस लेकर r रेडियस का हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर दिए। इसका लेंथ हमने मान लिया L। यह जो सिलेंडर बना, इसका कर्व सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? तो इस सिलेंडर के सरफेस से कर्व सरफेस का हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर होगा। तो यहां पर जो आपका कर्व सरफेस है, ये जो हमने सिलेंडर बनाया, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होता है। यानी E का जो डायरेक्शन है इस सिलेंडर के इस कर्व सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स गुजरेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच passes through curve surface of cylinder phi is equal to E into A। अब फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कि अगर E का डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल हो तो सरफेस से क्रॉस करने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू E into A होता है। E कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई RL, इक्वेशन 1। अब देखो, फ्रॉम गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, तो ये जो हमने सिलेंडर बनाया, इसके इन साइड में चार्ज कितना होगा? तो इस सिलेंडर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ L हो गया। तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q यहां पर लैम्डा L होगा, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 इक्वल कर दीजिए। तो E इंटू 2 पाई RL इजकल टू लैम्डा L बटा एप्सिलॉन, L कैंसिल हो गया। तो E इक्वल टू लैम्डा बाई
तो दोनों सिलेंडर के बीच में एक्सिस से आर डिस्टेंस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सूत्र क्या है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, इन a hydrogen atom the electron and proton are bounded at a distance of about 0.53 angstrom. Estimate A में the potential energy of the system in electron volt, taking the zero of the potential energy at infinity, separation of the electron from proton. क्वेश्चन नंबर 18, आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। उन दोनों के बीच का सेपरेशन 0.53 एंगस्ट्रम, तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 18 का जो ए क्वेश्चन है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कीजिए। आपको बताया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट है। तो हम लोग क्या कुछ फॉर्मूला पढ़े कि 2 पॉइंट चार्ज जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। In place of 1/4 pi epsilon naught, we can write 9 into 10⁹ Q1 and Q2. So one is electron and one is proton. The charge of electron is negative. The minus 1.6 into 10⁻⁻19. 1.6 into 10⁻⁻. This is the charge of electron. This is the charge of proton. Divided by R, the value of R is into 10⁻⁻10, ये जूल में गया। अब आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो इतना से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वल टू माइनस 9 इंटू -10 ऊपर ले लीजिए 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो कैंसिल हो गया, 10⁻+19 10⁻⁻, ये भी खत्म हो गया। तो कितना बच गया, 9, 14.4 हो जाएगा, 0.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1440 53 हो जाएगा, पॉइंट के बाद दो, तो 440 करीब करीब -27.1 से 7, और इसी को हम लिख सकते हैं -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन इसी का पार्ट बी, what is the minimum work required to free the electron given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of potential energy obtained in A। B में कहता है कि if kinetic energy of electron is half of the magnitude of potential energy found in part A, that means
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन K इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो 27.2/2 6 इलेक्ट्रॉन। कहता है कि मिनिमम वर्क कितना रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए। तो पहले टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन U प्लस के तो टोटल एनर्जी जितना है उतना ही मिनिमम वर्क होगा इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से इजेक्ट करने के लिए। तो मिनिमम वर्क डन विच इज required to eject electron from its orbit 13.6 इलेक्ट्रॉन। ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी कहता है व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी above if the zero of potential energy is taken and 1.06 एंगस्ट्रम सेपरेशन। देखो ये इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। अब अगर 1.06 एंगस्ट्रम पर लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो 0.53 एंगस्ट्रम पर उसकी टोटल जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये उसकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पर 1.06, क्योंकि डिस्टेंस 0.53 का डबल हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में सूत्र क्या है 1/4 पाई Q1 Q2 R डबल हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हाफ हो गई। तो जैसे डिस्टेंस 1.06 एंगस्ट्रम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पार्ट ए का आंसर हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिनिमम वर्क डन हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पार्ट बी तो ज्यों कहते हैं और आ गया। केवल पार्ट ए का आंसर जो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 molecule is removed, we get a hydrogen molecular ions H2+. In the ground state of H2+, the two protons are separated by roughly 1.5 angstrom and the electron is roughly 1 angstrom from each proton. Determine the potential energy of the system. Specify your choice of the zero potential energy. अब कहता है कि H2 मोलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दिया जाए तो H2+ आयन बन गए, यानी टू प्रोटॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब कहता है कि द सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज 1.5 एंगस्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच प्रोटॉन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रम। अब व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? क्या सिचुएशन बनता है? एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन, ये दोनों का सेपरेशन 1.5 एंगस्ट्रम, यहां पर इलेक्ट्रॉन दोनों से 1 एंगस्ट्रम, तो यहां 3 पार्टिकल्स हो गई। तब बताए थे थ्योरी में जब भी 2 से अधिक पार्टिकल्स आ जाए 3, 4, 5, आपको क्या देखना है जितने डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं 2 पार्टिकल्स के उतने पेयर्स का आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन प्रोटॉन और तीसरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो पोटेंशियल एनर्जी U इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 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 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 10⁻⁻, प्रोटॉन का चार्ज, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10। प्रोटॉन प्रोटॉन
दोनों प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, डिस्टेंस 1.5 एंगस्ट्रम प्लस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 to the power minus 19 10 to the power minus 19 10। ये तीनों में कॉमन, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, 1.6 इंटू 10, ये भी कॉमन, 10 टू द पावर माइनस 10 कॉमन। यहाँ क्या बच गया? -1 प्लस 1/1.5 है तो 10/50 -1, ये जूल में हो गया। 9 इंटू 10 टू द पावर 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, 10/15 -2, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस और माइनस, इक्वल टू 1.6 इंटू 9 14.4 इंटू -4/3, तो माइनस 57 -1, तो -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।